नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हंगामे के कारण नहीं चल सकी संसद की कार्यवाही। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा के लिए वे हैं तैयार। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी पार्टियां दोनों ही सदनों में किसानों के मुद्दे पर पहले चर्चा कराए जाने की मांग कर रही है। दोस्तों विपक्षी दलों की तरफ से चर्चा की मांग के बीच राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वे एक दिन बाद बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के सुखवेंदु शेखर राय, दमुद्रक के त्रिरुचि सिवा, वाम सदस्य ई करीम विनय विश्वम आदि कई सदस्य किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। दोस्तों लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा करने को तैयार है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जा रहा है। जब कभी यह प्रस्ताव रखा जाता है तो शोर शराबा नहीं होता, यह व्यवधान कभी नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा के 7 जिलों में फिर बढ़ाया गया इंटरनेट बैन, सरकार ने कही यह बात। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने मंगलवार को नया आदेश जारी करते हुए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बैन की अवधि को एक बार फिर 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। अब 3 फरवरी शाम 5 बजे तक हरियाणा के कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी, दादरी, सोनीपत और झज्जर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इससे पहले दोस्तों हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा के 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब 10 जिलों से बैन हटा लिया गया है। इसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पलवल और सिरसा का नाम शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और जगह जगह प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं, इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा नारा है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा और हाल ही में इसके खत्म होने की कोई संभावना भी नहीं है। दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को बता दिया कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देंगे, बातचीत भी चलती रहेगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने लाल किले की घटना को लेकर कहा कि नौजवानों को बहकाया गया, उनको लाल किले का रास्ता बताया गया ताकि पंजाब की कौम बदनाम हो, किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर 6 लेयर की बैरिकेडिंग की है। इसके साथ ही आने जाने वालों को परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रूट भी लोगों को बताए हैं, लेकिन उन पर दिन भर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन की कवरेज में जुटे वरिष्ठ पत्रकारों पर एफआईआर की एनबीए ने की निंदा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने किसान आंदोलन और 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की कवरेज को लेकर वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कड़ी निंदा की है। एनबीए ने वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। एनबीए का मानना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों दिल्ली की तमाम सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, संतुलित और तर्कसंगत तरीके से कवर कर रहे हैं। एनबीए ने कहा कि किसी एक घटना की रिपोर्टिंग को पत्रकारों की हिंसा भड़काने की मंशा के तौर पर अथवा एक अपराध के रूप में देखना संदेशवाहक को जिम्मेदार ठहराने जैसा है। राजद्रोह, राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर भी एनबीए ने चिंता जाहिर की है। एनबीए ने कहा है कि पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ राजद्रोह जैसे कानून का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अपने लोकतंत्र के सिद्धांतों को नकारता है, जो बिना भय या पक्षपात के न्यूज मीडिया को किसी घटना को रिपोर्ट करने के अधिकारों को मान्यता देता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन न रोक पाने पर दिल्ली पुलिस पर गिरी गाज, इन अधिकारियों के हुए तबादले। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा न रोक पाने पर सरकार ने दिल्ली पुलिस के कई अफसरों पर कार्यवाही कर दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर दिल्ली में कई डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी LK गौतम की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पश्चिम जिले के डीसीपी IPS दीपक पुरोहित का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। उनको प्रमोशन के साथ एडिशनल CP हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। वहीं डीसीपी हेडक्वार्टर 2008 बैच के IPS अधिकारी चिन्मय विश्वास को डीसीपी क्राइम नियुक्त किया गया है। डीसीपी क्राइम की जिम्मेदारी अभी तक IPS मोनिका भारद्वाज संभाल रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया समाधान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पिछले 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे आंदोलन पर हल निकालने के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फार्मूला सुझाया है। उन्होंने कहा है कि यदि इन फार्मूलों पर अमल किया गया तो सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध का हल निकल सकता है। दरअसल दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी के कुछ सांसदों ने मुझसे पूछा कि किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए। मैंने सलाह दी कि सभी एक्ट को लागू करने के लिए नियम यह होने चाहिए कि कानून उन्हीं राज्यों में लागू हो जहां की सरकार केंद्र से कानून लागू करवाने की मांग करेगी। सभी सांसदों ने सहमति जताई। वैसे दोस्तों, उनकी सलाह पर सरकार कितना अमल करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी किसान आंदोलन पर लगातार टिप्पणी करके सरकार को आगाह कर रहे हैं। उन्होंने किसान हिंसा के बाद भी बीजेपी को हालात से अवगत कराते हुए अलर्ट होने की अपील की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर कीलें और कटीले तार लगाने पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट पुलिस द्वारा सीमेंट और कटीले तार के अवरोधक बनाए जाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसे दीवार की बजाय पुल बनवाना चाहिए। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन स्थलों के निकट अवरोधक बनाए जाने से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि भारत सरकार पुल बनाइए, दीवार नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। प्रधानमंत्री जी, अपने किसानों से ही युद्ध। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को सोमवार को किले में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं 12-12 लेयर के। साथ ही सड़कों पर सीमेंट के द्वारा कीलों को गाड़ दिया गया है ताकि अगर कोई भी ट्रैक्टर वहां से निकले तो वह हाथों हाथ पंचर हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को 25,000 के नीचे मुचलके पर रोहिणी कोर्ट ने दी जमानत। जी हां दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दी है। मनदीप को कोर्ट ने 25,000 के नीचे मुचलके पर जमानत दी है। संदीप को बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस ने पूनिया को सिंधु बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था जहां केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, पुलिस ने पूनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। पति को जमानत मिलने पर मनदीप की पत्नी लीना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खुश हूं, इस बात से संतुष्ट हूं कि वे जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूं कि बड़ी संख्या में लोगों ने मनदीप के पक्ष में आवाज उठाई। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनदीप पूनिया एक ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो कि अपना एक खुद का चैनल चलाते हैं और उन्होंने किसान आंदोलन पर बीजेपी के विधायक और बीजेपी के गुंडों द्वारा हमला किए जाने की पुष्टि की थी और उनका सबूत भी दिया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, 10 दिन में स्कूलों में शुरू होगी 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते बंद हुए स्कूलों को खोलने का दौर अब शुरू हो गया है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 10 दिन के अंदर खोले जाए और पढ़ाई शुरू करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर हुई इस महामारी अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार इन कक्षाओं की पढ़ाई 10 दिन में शुरू करवाने के संबंध में विचार किया जाए। दोस्तों, अब माना जा रहा है कि प्रदेश में 12 फरवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे। सीएम ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि सभी जगहों पर स्थिति का पूरा आकलन किया जाए, इसके बाद ही कक्षाओं का संचालन हो।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस ने दी जानकारी, फेज 3 ट्रायल के नतीजों में 91.6% असरदार है स्पुतनिक वी। जी हाँ दोस्तों, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी ने तीसरे फेज के ट्रायल में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता दिखाई। नतीजों में 91.6% एफिशिएंसी रेट सामने आया है। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड डिपार्टमेंट ने बताया कि ये नतीजे अभी अंतरिम है। डिपार्टमेंट के दमित्री किरल ने कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन और वितरण को लेकर भारत प्रमुख सहयोगी है। साथ ही वैक्सीन को इसी महीने या फिर अगले महीने तक भारत में इमरजेंसी यूज की छूट दी जाने की संभावना भी जाहिर की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे कुछ समय पहले खबर आई थी कि स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्दी इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10,33,77,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 22,36,000 के पार है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 2,63,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज इस महामारी के सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, जर्मनी, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ अभी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,66,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,54,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 20,28,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट के दिन लगा महंगाई का तड़का, बढ़ गई एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। जी हाँ दोस्तों, बजट पेश हो चुका है। अगर आप अब तक भी यह हिसाब लगाने में जुटे हैं कि आपको कहां राहत मिली और कहां नहीं, तो दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है जो कि हर किसी के लिए बुरी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जारी कर दी है। दरअसल दोस्तों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो कि 19 किलोग्राम के दाम वाला होता है, उस पर 190 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो कि 14.2 किलोग्राम के दाम में आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दोस्तों ये नई दरें 1 फरवरी से ही लागू हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर में आईओसी ने घरेलू रसोई गैस के दाम 2 बार बढ़ाए थे। कंपनी ने पहले 2 दिसंबर को 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी, इसके बाद 15 दिसंबर को 50 रुपए फिर बढ़ा दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स फिर पहुंचा 50,000 के पार, निफ्टी भी 14,600 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बजट के दिन सलामी देने के बाद भारतीय बाजार, शेयर बाजार आज दूसरे दिन भी पूरे जोश के साथ खुला। सेंसेक्स ने खुलते ही 50,000 का स्तर पार कर लिया। इंट्राडे में सेंसेक्स 50,058.85 के लेवल तक पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 50,184 है, जो कि इसी साल 21 जनवरी को बनाया गया था। वहीं दोस्तों फिलहाल सेंसेक्स में 13,000 अंकों से ज्यादा की तेजी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति में कमी आई है और न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटे की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। वहीं दोस्तों बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां 3 फरवरी को बढ़ जाएंगी और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरटेल ग्राहकों की सुरक्षा में बड़ी चूक, हैकर ग्रुप का दावा 25 लाख लोगों का फोन आधार नंबर हुए लीक। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल यूजर्स की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। रेड रेबिट टीम नाम के हैकर ग्रुप का दावा है कि लाखों एयरटेल यूजर्स के मोबाइल नंबर ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इनमें यूजर्स के पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार नंबर और एड्रेस जैसी जानकारियां शामिल है। हैकर्स ने 25 लाख से अधिक एयरटेल यूजर्स के डेटा को लीक किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास पूरे देश के एयरटेल यूजर्स के पर्सनल डिटेल्स हैं जिसे वो बेचना चाहते हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यह हैकर ग्रुप है कहां का। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, लगातार दूसरे दिन भी सोना हुआ सस्ता, चांदी भी 1700 रुपए टूटी। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ तो सोने की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जनवरी में सोने की कीमतें 2% तक गिरी थी। फरवरी की शुरुआत में ही सोना मजबूती के साथ खुला था, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर तक नहीं रही। दोस्तों कल सोना 700 रुपए तक गिरकर बंद हुआ। वहीं आज भी सोने में गिरावट जारी है। दोस्तों बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार में सोने की, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 52,280 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार में, तो दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 74,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीएसई एग्जाम डेट शीट जारी, 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी, 4 मई से शुरू हो जाएंगे एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। 10वीं का इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर 6 मई को होगा। वहीं दोस्तों 4 मई को 12वीं का इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का पेपर होगा। यानी कि दोस्तों सीबीएसई स्टूडेंट को अब सचेत हो जाना है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं नजदीक आ गई है और अब तो डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।